नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करेंगे। मतलब आपके खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर इनकम बढ़ सकती है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ या घट सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है पूरी दुनिया में या इंडिया में, हम उसे डिस्कस करेंगे, भले वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या न्यूज़ हो। शुरुआत करूँगा आज के ओवरव्यू से। एक ओवरव्यू लेते हैं और सबसे पहले मैंने इमेज रखी है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इमेज है ये, और ये है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की। तो सबसे पहला जो आर्टिकल होने वाला है, ये होने वाला है कि मस्क जैब्स अगेन दिस टाइम, डोनाल्ड रिफ्यूजेस टू डक। एंड काफ़ी अच्छी लड़ाई चल रही है, काफ़ी अच्छी तू-तू मैं-मैं चल रही है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इन्हें देखने में। सो विल कवर कि अभी क्या हो रहा है, काफ़ी इंटेंस हो चुकी है चीज़ें। रेयर अर्थ क्राइसिस, इंडियन फर्म्स काफ़ी इस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है क्योंकि ग्लोबल पैनिक है ये। चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स सप्लाई करने बहुत टफ कर दिए हैं, सप्लाई लेना बड़ा टफ हो गया है। उसके लिए अलग-अलग टैरिफ्स, मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स लेकर आ गए हैं वो, जैसे कि लाइसेंसिंग और ये सारे रेगुलेशंस। टाटा और डसॉल्ट यहाँ पे रफाल जो फाइटर है इसका फ्यूजेज बनाएँगे इंडिया में। सो वी हैव टू सी कि क्या है ये इक्विपमेंट, क्या होता है जो ये बनाएँगे, एंड इंडिया को कितना बेनिफिट हो सकता है, टाटा को कितना बेनिफिट हो सकता है इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ऑटो फर्म्स मेक टू pronged प्लान्स फॉर रेयर अर्थ क्रंच। तो ऑटोमोटिव जितनी भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, अब वो प्लान बना रही हैं कि ये जो चाइना ने स्टेप लिया है रेयर अर्थ मैग्नेट को के सप्लाई को रोकने का, तो कैसे हम इससे हैंडल कर सकते हैं। एप्पल रोप्स इन टाटा फॉर इंडियन आईफोन रिपेयर बिजनेस। अब टाटा को एप्पल भी टाटा के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और ये कर रहा है इंडिया आईफोन रिपेयर बिजनेस के लिए। इंडिया सोक्स अप सरप्लस ऑयल पम्प्ड आउट बाय ओपेक प्लस। इंडिया ने सोक किया है सरप्लस ऑयल, जिसे प्रोड्यूस किया किसने, ओपेक प्लस ने। तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है आज। तो सारी खबरों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले मस्क जैब्स अगेन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलॉन मस्क काफी बड़े सपोर्टर रहे, काफी वोकल सपोर्टर रहे डोनाल्ड ट्रंप के। रिपब्लिकन पार्टी से वो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, और काफी अच्छी फंडिंग भी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको, सॉरी एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा फंड दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। अब हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेकर आए हैं जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ऐसे नाम बहुत अनयूजुअल होते हैं बिल्स के लिए। और यहाँ पे ये काफ़ी हेवी टैक्स कट्स कर रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है? बहुत हेवी टैक्स कट कर रहे हैं और स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट की, और एलन मस्क को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का एंड दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान का, जो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में थे थर्सडे को जर्मनी के लीडर्स के साथ, एंड इन्होंने लेमेंट किया अपने सॉर्ट रिलेशनशिप को विद एलन मस्क, जो उनके एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा अभी कुछ ही दिन हुए एलन मस्क को रिज़ाइन करते हुए, डॉज से भी, जो डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का। तो उनका कहना है कि बड़े डिसअपॉइंटेड है एलन मस्क से सबसे पहले तो। और जो टैक्स कट्स और स्पेंडिंग प्लान्स यहाँ पे एलन मस्क ने जिसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ किया है, ट्रंप इसको लेकर के काफ़ी एडमेंट है कि ये बहुत ही अच्छा है इस टाइम पे यूएस के लिए। और इनका ये कहना है कि मेरे से पर्सनली उन्होंने बात नहीं की, बट आई एम श्योर दैट विल बी नेक्स्ट। ट्रंप ने कहा, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड इन्होंने कहा कि मैंने इनकी काफ़ी मदद की है एंड हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहा है, बट अब ये आगे रहेगा या नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। और इन्होंने कंटिन्यू ड्रा, मैं कहूँगा एलन मस्क लगातार इनके अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, मैं कहूँगा काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें उन्होंने ट्वीट की है ऑनलाइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। टेस्ला के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। अगर आप देखोगे तो टेस्ला वगैरह के शेयर्स आई थिंक 13 से 14% तो ऑलरेडी गिर चुके हैं ये स्कर्मिश के बाद। और इन्होंने रियल टाइम में मस्क ने इनके स्टेटमेंट्स को रिस्पॉन्ड किया है ट्विटर पे एंड कहा है कि ये इनके अंदर बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। इन्होंने विदाउट मेरे बिना ये बिल्कुल भी इलेक्शन तो जीत ही नहीं सकते थे, और डेमोक्रेसी हाउस को भी कंट्रोल करते, रिपब्लिकन्स हाउस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, सेनेट में भी पीछे रह जाते अगर मैं नहीं होता। तो इनका कहना है कि ट्रम्प ट्रम्प का कहना है कि मस्क जो है सीईओ और फाउंडर ऑफ टेस्ला है, वो एक इन्होंने सर प्रॉब्लम डेवलप किए हैं एंड विद द बिल बिकॉज़ इट रोल्स बैक टैक्स रेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो टैक्स क्रेडिट्स थे उसको ये बिल वापस ले रहा है, इनका कहना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इलॉन मस्क नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से और स्विच करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी हैव टू सी कि जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो इसके क्या रिpercussions देखने को मिलते हैं। अब मैं बता दूँ यहाँ पे एलन मस्क काफ़ी सारी कंपनीज़ को हेड करते हैं इस टाइम पे, जैसे कि टेस्ला, उसके बाद आता है स्पेसएक्स,
बोरिंग कंपनी की आप बात करो, स्टारलिंक की अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी रीच बढ़ रही है। तो ये सारी कंपनीज़ को वो लीड करते हैं दुनिया भर में एंड और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके साइड में। स्पेसिफिकली स्पेसएक्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे यूएस के लिए भी और यूएस गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स और सब्सिडीज़ दे रही है स्पेसएक्स को। और एलन मस्क ने धमकी भी दी कि ठीक है, आप सब्सिडीज़ रोल बैक कर लो, मेरा जो अभी इनका रॉकेट है ड्रैगन, ये कह रहे हैं हम इसे अभी बंद कर देते हैं, इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी रिबटल दिया कि नहीं, हम ये रोल बैक नहीं करने वाले हैं, स्पेसएक्स की हम कोई भी सब्सिडी नहीं लेंगे बिकॉज़ इट्स सो इम्पोर्टेंट। ऐसा है। तो वी हैव टू सी दिस हैपनिंग। इंडिया के लिए चीज़ बहुत नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में होना कि कोई इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को भी कहूँ कि कोई पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिशियन को कोई बिज़नेसमैन इतना ओपनली ऐसी चीज़ें बोल दे। ये तो हम सोच भी नहीं सकते इंडिया में, बट यूएस में ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिल जाती हैं। बात करूँगा अगले आर्टिकल की और यह है रेयर अर्थ क्राइसिस के बारे में। रेयर अर्थ क्राइसिस के बारे में। तो ये क्या कौन-सा क्राइसिस है ये? सबसे पहले तो रेयर अर्थ मेटल्स हमने इसके बारे में अच्छे से जान लिया है आखिरी 2 वीडियो में कि ये काम आता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने में, रॉकेट्स को चलाने से लेकर के टीवी के रिमोट में इसका यूसेज है। और ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज़ बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे 90% जो प्रोसेसिंग होती है वो चाइना करता है रेयर अर्थ मेटल्स की। अब मेजर कंसर्न्स ये हैं कि चाइना ने कहा है कि अब आपको लाइसेंस लेना होगा और पता नहीं 10-12 चीज़ें और उन्होंने लगा दी हैं रेगुलेशंस और परमिशंस लेनी होंगी अगर आप इन चाइना से इम्पोर्ट करते हो रेयर अर्थ मेटल्स को। प्रोसेस्ड बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो गए जैसे कि। तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं सिर्फ पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इनका कहना है कि हमें तो शटडाउन फेस करना पड़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ सकती है गाड़ियों की, प्रोडक्शन को बंद करना पड़ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए। करीब 30 एप्लीकेशंस तो इंडिया से गए हैं जो अभी फँसे हुए हैं अलग-अलग स्टेजेस पे ऑफ अप्रूवल और ये प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है, इन्वेंटरी डिप्लीशन भी इससे हो सकती है। बहुत सारे यूरोपियन मेजर्स हैं जैसे कि वोक्सवैगन इनको परमिट मिल गया लेकिन इंडियन प्लेयर को तो अभी तक एक भी परमिट नहीं मिला है। इनका कहना है कि हम सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ही दिनों में। इन एडिशन टू सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव, डिफेंस, एनर्जी ये सारे जो रेयर अर्थ में एलिमेंट्स हैं हर जगह यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके का प्रॉब्लम ये आगे हमारे लिए क्रिएट करता है। एंड अगर आप देखोगे 30 एप्लीकेशंस हैं हमारे जो फँसे हुए हैं, 6 से 8 वीक का मैग्नेट का स्टॉक है हमारे पास सिर्फ मतलब 2 महीने का स्टॉक है मैक्सिमम और 1700 टन इंडिया का रेयर अर्थ मेटल कंजम्पशन होता है और कंजम्पशन 2032 तक कितना होगा? 15,400 टन, तो काफ़ी ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं इसके लिए और किस पर डिपेंडेंट है? चाइना पर, जो एक्चुअली हमारा बहुत अच्छा एलाइ नहीं है। टाटा डसॉल्ट टीम अप टू मेक रफाल फ्यूज़लेज इन इंडिया। तो यहाँ पे फ्यूज़लेज की बात कर रहे हैं, रफाल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंडिया के पास है, जो हमने फ्रांस से खरीदा था और यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, टीएएसएल और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन इन्होंने अनाउंस किया कि एक 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे की स्ट्रक्चरल सेक्शन दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो ऑफिशियल रिलीज में दोनों कंपनीज का कहना है कि जो अंडर स्कोप ऑफ पार्टनरशिप अगर आप देखोगे तो टीएसएल सेटअप करेगा कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी हैदराबाद में फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ की स्ट्रक्चरल सेक्शंस ऑफ रफाल इंक्लूडिंग लैटरल शेल्स ऑफ रियर फ्यूजलेज एंड कंप्लीट रेयर सेक्शन एंड सेंट्रल फ्यूजलेज एंड द फ्रंट सेक्शन। तो काफी सारे पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट के रफाल के जो अब मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कहाँ होगी हैदराबाद में होगी और किसके अंडर होगी टाटा के अंदर। तो ये काफी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए और ये काफी डिसाइसिव स्टेप है हमारे सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो यहाँ पे सक्सेसफुल रैंप अप होगा रफाल का एंड ये एस्टैब्लिश करेगा एक मॉडर्न रोबस्ट एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो सपोर्ट करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को। तो इंडिया ने साइन किया एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ, कहाँ? फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ। ये 64,000 करोड़ की है, ठीक है? जहाँ ये 26 रफाल मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेंगे इंडियन नेवी के लिए, जो सबसे बड़ा इंडिया का आज तक का फाइटर जेट इंटीग्रेशन होगा विद इंडिजिनस वेपन्स। अब एक और इश्यू काफ़ी आ रही थी सोर्स कोड की। हम लोग फ्रांस से सोर्स कोड माँग रहे थे जिसके लिए फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर दिया था। अगर सोर्स कोड किसी भी कंट्री को मिल जाता है ना, किसी भी लेट्स से फाइटर जेट का, तो उसमें आप अपने लोकल इक्विपमेंट्स को मर्ज कर सकते हो। जैसे उसमें आप इंडियन जो वेपन्स हम लोग बना रहे हैं, आप उसे उसके साथ उसे कंबाइन कर सकते हो। जैसे हमारे मिसाइल्स हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई। तो लेकिन विदाउट सोर्स कोड तो आप ये चीज़ें कर नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है और इसीलिए इंडिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी फ़ोकस कर रहा है कि हम अपना खुद का जेट इंजन बना पाएँ। और बहुत बड़ा मार्केट है, डिफेंस मार्केट बहुत ही बड़ा है और हम अगर इतना भी डिफेंस में रेवेन्यू जनरेट कर लें ना, कि हमारे जो डिफेंस का खर्चा है बस वो निकल जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा 50-60 बिलियन डॉलर्स का बजट होता है डिफेंस का, उसका अगर आधा भी हम लोग रेवेन्यू के टर्म्स में जनरेट कर लें इंडियन गवर्नमेंट कर पाए,
तो ये बहुत बढ़िया खबर होगी हमारे लिए, राइट? एंड जो एग्रीमेंट्स हैं डसॉल्ट और टीएसएल के बीच में, ये तब आ रहे हैं जब हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को और बढ़ा रहे हैं। तो टाटा, अडानी, रिलायंस ये सारे कंपनीज़ इस टाइम पे डिफेंस में इन्वेस्ट करने को तैयार है और डिफेंस में काफ़ी बढ़िया हमें नज़र आ रहा है इस टाइम पे इंटरेस्ट। स्पेसिफिकली मैं बता दूँ यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए होता है। कोई नॉर्मल आदमी यूजुअली नहीं कर पाता है, तो डिफेंस में स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो सिर्फ़ इन कंग्लोमरेट्स के पास ही है। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, तो ऑटो फर्म्स ने टू प्रोंग्ड अप्रोच लिया है रेयर अर्थ क्रंच के लिए। तो सबसे पहले ऑटोमोटिव जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें तो कुछ सप्लाई मिल नहीं रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का चाइना से अप्रैल 4 से लेकर अभी तक। तो यहाँ पे इन्होंने टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि प्रोडक्शन शटडाउन ना हो। बहुत सारी कंपनीज तो एक्सप्लोर कर रही हैं ऑप्शन कि वो इंपोर्ट कर लें मोटर, या फिर सेंडिंग मोटर सब असेंबलीज टू चाइना, जहाँ पे ये फिट हो सकते हैं विद रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और फिर वापस इंडिया में इन्हें शिप किया जा सकता है। एंड जो वर्क अराउंड है ये ऑफर कर सकता है एक टेम्परेरी रिलीफ, लेकिन ये काफ़ी खर्चा मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़ जाएगा। और चाइना के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई करते हैं मैग्नेट्स को, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को नहीं। तो आप किसी प्रोडक्ट में रेयर रेयर अर्थ मैग्नेट्स डाल करके बेच सकते हो, लेकिन खाली अगर आप रेयर अर्थ मैग्नेट्स वहाँ से लेकर आ रहे हो, तो वहाँ पे कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने होंगे। तो एक डेलीगेशन है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कहाँ से? टाटा मोटर्स के, टीवीएस मोटर्स के, महिंद्रा महिंद्रा के, एथर एनर्जी, हीरो, मारुति सुजुकी और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, जो इस मैटर को हैंडल कर रही है। जो इंडियन एम्बेसी है चाइना में, उनको भी कहा गया है कि आप शेड्यूल करो अपॉइंटमेंट को, लेकिन कोई भी टाइम अभी अलॉट नहीं किया गया है, कंफर्म भी नहीं किया गया है। एंड काफ़ी सारे डेलीगेशन मेंबर्स को तो वीज़ा तक नहीं मिला है अभी। तो ये जो मैग्नेट शॉर्टेज है, ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है यहाँ पे, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स को। जो रिक्वायरमेंट है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, ये काफ़ी लोअर है इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स में, जो पेट्रोल डीजल से चलती है। तो इनके पास इनका कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन जो ईवी कंपनीज़ है ना, इनका क्राइसिस यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। अगर आप देखोगे तो जो इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स के हैं 500 टन, टू व्हीलर्स के लिए 300 टन, कार्स के लिए तो टोटल स्पेंड होगा अराउंड 300 करोड़। और जो इश्यू है इसे सीनियर लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है, और ये मैटर रिक्वायर करता है डायरेक्ट इंटरवेंशन। अगर आप देखोगे टॉप मैनेजमेंट का, तो फॉर इंस्टेंस चाइना के भी अपने खुद के कंसर्न्स हैं, जैसे कि वीज़ा क्लियरेंस हम नहीं देते, इंडिया नहीं देता है। अगर चाइना के ऑटो एग्जीक्यूटिव्स इंडिया में जब आते हैं और कोशिश करते हैं ना बिज़नेस करने की, तो हम क्लियरली हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम नहीं चाहते कि आप आओ इंडिया में, ठीक है? हम उनके वीज़ाज़ नहीं अप्रूव करते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। मतलब कुछ एकदम अनप्रेडिक्टेबल है उनके लिए इंडिया में बिज़नेस करना। तो अब कहीं न कहीं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं अब कि हम उन पे डिपेंडेंट है कई चीज़ों के लिए, तो वो भी हमें इसी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप इम्पोर्ट करते हो मोटर्स को, तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसे कस्टमाइज़ करना होगा स्पेसिफिक व्हीकल्स के लिए, और ये लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा और इकोनॉमिकल चैलेंज होगा। आप कैसे, मतलब पैसे कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, अब कॉस्ट कौन बेयर करेगा? क्या हम लोग बेयर करेंगे या कंपनी बेयर करेगी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोचना। और चाइना कंट्रोल करता है 90% से भी ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई रेयर अर्थ मेटल्स का। तो ये अलाउ करता है मैग्नेट्स को टू ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर्स। अब टाटा की एक और न्यूज़ है कि एप्पल ने रोपिन किया है किसको? टाटा को, फॉर इंडिया आईफ़ोन रिपेयर बिज़नेस। तो एक रिपेयर बिज़नेस भी है बहुत इम्पोर्टेंट, राइट? स्पेसिफिकली एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए। तो एप्पल ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है टाटा ग्रुप के साथ कि वो हैंडल करे रिपेयर आईफ़ोन्स के और मैकबुक डिवाइसेज़ के इन द फास्ट ग्रोइंग इंडियन मार्केट। इन्होंने सिग्नल किया है कि जो कंग्लोमरेट की डीपनिंग यूएस रोल है यूएस टेक जायंट सप्लाई चेन में, तो ये इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एप्पल बियॉन्ड चाइना देख रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और टाटा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट की सप्लायर इनके लिए है। एंड ऑलरेडी ये असेंबल करते हैं आईफ़ोन्स लोकल और फॉरेन मार्केट्स के लिए अपने 3 फैसिलिटीज़ में, जो साउथ इंडिया में एग्ज़िस्ट करती हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट पार्टनरशिप एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे टाटा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, अब क्या करेगा, यहाँ पे ये आफ्टर सेल सर्विस रिपेयर प्रोवाइड करेगा, आफ्टर सेल रिपेयर। और जो मार्केट फॉर रिपेयर्स है, ये बूम होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि सबसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफ़ोन मार्केट है, और आईफ़ोन की सेल्स स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो काउंटरपॉइंट रिसर्च एस्टिमेट कर रहा है कि अराउंड 11 मिलियन आईफ़ोन्स हैं, जो बेचे गए कब इंडिया में लास्ट ईयर, जहाँ पे एप्पल के पास 7% का मार्केट शेयर है, जबकि एक्सपेंसिव फ़ोन्स बनाते हैं और तब भी 7% इज़ अ लॉट। और पहले 2020 में सिर्फ 1% था। तो अब तो ये काफ़ी 7 गुना बढ़ गया है 2020 से लेके 2000 कितना 25 में। तो टाटा की पार्टनरशिप और गहरी होते जा रही है एप्पल के साथ, और ऑलरेडी इसने ग्राउंड वर्क पेव कर दिया है एप्पल के लिए कि डायरेक्टली इंडिया में रिफर्बिश्ड डिवाइसेज़ भी बेच पाएँगे। तो जैसा ये यूएस में भी करते हैं, वैसे ही इंडिया में भी रिफर्बिश्ड आईफ़ोन्स भी आपको मिलेंगे। एंड काफ़ी अच्छी हो सकती है ये डील टाटा के लिए आईफ़ोन के एप्पल के साथ।
इंडिया सोक्स अप सरप्लस ऑयल पम्प्ड आउट बाय ओपेक प्लस। अब देखो, ओपेक प्लस क्या होता है, सबको मैंने काफ़ी बार बताया कि ओपेक हो गया हमारा जो एक कार्टेल है, ये क्या करता है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, इनका एक कार्टेल बना हुआ है, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब इसमें प्लस ऐड कर दोगे तो इसमें दूसरी और कंट्रीज़ भी ऐड हो जाती हैं दूर-दूर की। तो ओपेक में यूजुअली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन ओपेक प्लस अगर आप करोगे तो यहाँ पे वेनेजुएला से लेके रशिया, ये भी ऐड हो जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक और यूएई ये हेवी वेट्स हैं ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स के अलायंस का। और इंडिया के टॉप 4 सप्लायर्स भी यही लोग हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, और इनका ज़्यादातर ऑयल पता है कहाँ आ रहा है? इंडिया आ रहा है। एंड कंबाइंड मार्केट शेयर नियरली हो चुका है 78% इन वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। तो हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर हैं, और हम खिसक करके नंबर 2 भी हो जाएँगे अगले कुछ सालों में। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, सब इन्होंने सप्लाई किया है 3,75,000 sorry, yeah, 3,75,000 barrels per day more to India than in April. एंड ये 3,59,000 बैरल्स पर डे से भी ज़्यादा है जो इन्होंने कलेक्टिवली कमिट किया था टू एडिशनल प्रोड्यूस इन ओपेक प्लस प्लान टू रेज़ आउटपुट बाय 4,09,000 बैरल्स पर डे। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रुप के इंक्रीज़ में, और यहाँ पे इंडिया अगर आप देखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ, इंडिया ठीक है कंज्यूमर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन इंपोर्टर बहुत बड़ा है। अगर आप देखोगे यूएस को काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज़्ड है, लेकिन सारा ऑयल उन्हें खुद अपने आप से ही मिल जाता है। उनके पास अपना ऑयल है, कनाडा के पास अपना ऑयल है, रशिया के पास अपना ऑयल है। तो कितने बहुत कम कंट्रीज़ है इस लेवल पे जो ऑयल इम्पोर्ट करती हैं। जैसे चाइना और इंडिया 2 ऐसी कंट्रीज़ है जो दुनिया की सबसे बड़ी इम्पोर्टर है ऑयल की, और क्योंकि इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया कहीं न कहीं चाइना को रिप्लेस करके सबसे बड़ा इम्पोर्टर बनने वाला है क्रूड ऑयल का। और इसीलिए काफ़ी फ़ोकस्ड हैं ये लोग इस वक़्त इंडिया पर। और आप देख सकते हो कि इनका अच्छा खासा जो आउटपुट है वो सिर्फ़ इंडिया ही अकेले कंज़्यूम कर ले रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। मैं आपको बताऊँ, कोई भी कंट्री अगर बोलती है ना स्पेसिफिकली कि उनका जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है? लेट्स से जीडीपी बढ़ रहा है, तो आप ये देखना कि उनका ऑयल कंज़म्पशन कैसा है। अगर ऑयल कंज़म्पशन नहीं बढ़ रहा है या फिर फ्लैट है, तो आप समझ जाना कि ये जो डेटा है ना, ये कहीं न कहीं कुछ छुपा रहा है। यहाँ या तो कुछ एडजस्टमेंट हुई है, या तो फ़ॉर्मूला चेंज हुआ है, या ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ऑयल कंज़म्पशन बिल्कुल साथ-साथ बढ़ता है जीडीपी के हर जगह। तो ऑयल कंज़म्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ओपेक प्लस जो ऑर्गनाइज़ेशन है, इतने दिनों से मैं कहूँगा, या इतने क्वार्टर्स निकल गए, सालों निकल गए, वो अपना आउटपुट नहीं बढ़ा रहे थे। इनका आउटपुट मैं बता दूँ आपको, ये लोग लगातार कट कर रहे थे पिछले 2 साल। क्यों? सिंपल रीज़न, इनको लग रहा था कि जो जीडीपी है ना ग्लोबल, ग्लोबल जीडीपी, ये या तो फ्लैट रहेगी, या तो फिर ये फ्लैट रहेगी या तो नीचे जाएगी। अब जब जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, इसका ग्रोथ रेट अगर ये नीचे जाएगा या फिर फ्लैट रहेगा, तो ऑयल कंज़म्पशन तो बढ़ना ही नहीं है, राइट? तो कई सालों तक इन्होंने ऑयल कंज़म्पशन को कट करने की कोशिश की, ऑयल प्राइसेज़ भी लगातार फिर भी नीचे जाते गए। बट स्टिल अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। जीडीपी ग्रोथ रेट और नीचे गया ग्लोबली। अब क्योंकि टैरिफ्स आ गए हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा नीचे जाना है। तो इन्होंने अब गिव अप कर दिया। ओपेक प्लस ने कहा कि यार अब देखो, एक काम करते हैं, ऑयल आउटपुट बढ़ाना शुरू करते हैं। तेल के दाम गिरने तो गिरे, हमें पैसा तो चाहिए अपने देश को चलाने के लिए। तो अब हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर ग्लोबली, कि जितने भी ओपेक प्लस नेशंस हैं, ये अपना ऑयल आउटपुट बढ़ा रहे हैं। ऑयल के दाम नीचे गिरे तो गिरे, ना कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प आ गए हैं, तो उन्होंने वैसे ही बोला, मैं तो आउटपुट बढ़ाऊँगा, प्राइस को मैं नीचे गिराऊँगा ऑयल के। तो अब क्या होता है, आपका कंपैरेटर अगर ऐसी चीज़ें कर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, प्राइस को गिरा रहा है, तो आपको भी यही करना होगा। नहीं तो आप मार्केट शेयर में हार जाओगे, उससे खत्म हो जाओगे, वो आपका मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा। और ये चीज़ अब हमें देखने को मिल रही है कि सब लोग अपना आउटपुट बढ़ा रहे हैं। कच्चे तेल के दाम आगे और घट सकते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इम्पोर्ट बिल जो फॉरेक्स रिजर्व में जाता है, सबसे बड़ा पेन हमारे लिए वो है। वो एक तो वहाँ राहत मिलेगी, गाड़ियों के सेल भी ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं, राइट? इसके अलावा इंडिया का जो टैक्स मैं कहूँगा कलेक्शन है, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे दाम पेट्रोल के नहीं घटते हैं, क्रूड ऑयल के घटते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स उतना ही इक्विवेलेंट बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट के खाते में और पैसे जाते हैं, राइट? तो आप देखोगे क्रूड ऑयल 120 से 60 भी आ जाता है, तो पेट्रोल के दाम नहीं घटते, 1-2 रुपए घट जाते हैं शायद। तो ये रीज़न है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करती है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा अगर कलेक्शन होगा, तो आप देखोगे हमारा जो जीडीपी है ना इस टाइम पे, ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है, मतलब मैं कहूँगा एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा, और वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट केपेक्स नहीं करती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमारे जीडीपी के डेटा पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 5.4% का जो डेटा आया था क्वार्टरली, वो आया था किसकी वजह से? जब सेंट्रल इलेक्शंस हुए थे, और सेंट्रल इलेक्शंस में ना प्रोजेक्ट अनाउंस हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, सारा काम रुक जाता है। तो अगर केपेक्स नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होगी। केपेक्स होगा कैसे? टैक्स से। तो पेट्रोल के दाम घटते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा,
इसकी वजह से क्या होगा और ऑयल का कंज़म्पशन भी बढ़ रहा है, तो टैक्स कलेक्शन तो वैसे ही बढ़ना है। साथ में क्या होगा, इससे हम डिफेंस से लेके बाकी सारी चीज़ों पर जो स्पेंडिंग बढ़ रही है, उसे हम कॉम्पेंसेट भी कर पाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।